2012 से पहले यूपीएससी में पेपर्स हुए, उसमें पहले तो बिल्कुल अच्छा सिलेक्शन हुआ होता था और बिल्कुल एक टनल फ्लो से सिलेक्शन होता था। अब कोई भी बच्चा आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा पेपर बना दे रहा है, साल दर साल ऐसा पैटर्न चेंज कर रहा है यूपीएससी, ना उसका सिलेबस स्पेसिफाई करता है। हम सर ये कह रहे हैं आपसे कि आप बनाइए टफ पेपर, हम टफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेबस स्पेसिफाई कीजिए प्लीज। आपका 20 साल से सिलेबस वही है, 20 साल से वही सेम सिलेबस है। दहशतगर्द बता दिया है वो जो सुसाइड्स कर रहे हैं उनको। तो सर सीधी सी बात है, जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये जो लोग हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उनसे पूछा भी गया था कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया लायक है डेमोक्रेसी के? मैं आपको लिटरल बताऊं, डेमोक्रेसी इज फॉर ओनली फॉर मैच्योर पीपल। अमेरिका को 250 साल लगे थे डेमोक्रेसी को लाने में, 250 साल, 150 साल लगे थे महिलाओं को वोट देने में। क्यों? मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी आप समझिए, बच्चों खेलों का ये मतलब हंसी मजाक का खेलने, एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल नरक बना दिया है। इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग, कि वो भुखमरी से भी मर रही है, वो बेरोजगारी से भी मर रही है, वो लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी मर रही है। देखा होगा आपने लखनऊ का, वो दिल्ली मालवीय नगर के जलने के कितने सीन हो रहे थे। आप एग्जाम्स कोई भी कंडक्ट करा रहे हैं, आप ट्रेनों में भीड़ देख रहे होंगे कितनी जाती होगी, कैसे बच्चे भर के जाते हैं, एकदम कॉकरोचेस की तरह। लिटरली वी आर कॉकरोचेस। पार्टी इज मतलब ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रही थी, इस पार्टी जस्टिफाइंग इट्स नेम, जो कॉकरोच जनता पार्टी, वी आर कॉकरोचेस। आज ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें इतना दबाया गया है और अभी दबा ही रहे हैं। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने इस साल का पेपर दिया था 2026। मेरी प्रॉब्लम ये है, और मेरी क्या, यूपीएससी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट की ये प्रॉब्लम है, सबने मुद्दे उठाए भी हैं कि इस बार का, जैसा आप प्रीलिम्स का पेपर देख सकते हैं, इतना एब्सर्ड, इतना इलॉजिकल पेपर, इतना इरेलेवेंट पेपर, सिलेबस से बिल्कुल हटके पेपर, कोई सर पैर नहीं क्वेश्चंस के। आप 52 जो कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने पेपर बनाया। यूपीएससी माना जाता है, यूपीएससी meant to be, its prelims paper is meant to be to select a hard working and talented candidates, so aspirants, but अब ये उल्टा हो गया है। अब यूपीएससी जो है वो हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड एस्पिरेंट्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। इसका ये प्रोसेस हो गया है, क्योंकि अब तुक्के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर यही तुक्के बेसिस पे क्या नाम है, सिस्टम में घुसेंगे। हालांकि फिर उसके बाद पहले तो इसमें मेंस का भी पेपर होता है, मेंस के आप कट ऑफ देख लेना कैसी जाएगी इस बार, क्योंकि ये तुक्के बेसिस पे, जिनको सबका ही तुक्का गया, मैं ये नहीं कह रहा सारे सबके ही तुक्के गए होंगे, लेकिन कुछ के तुक्के, सबके ज्यादातर के तुक्के गए हैं, और फिर मेंस देके ये जाएंगे सिस्टम में कैसे आपको ये कैसा सिस्टम चलाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हम एक बच्चा जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे डेली इस पेपर की तैयारी करता है, परिवार से दूर रह के, इन छोटे 2x2 के कमरे में, 4, जिसमें 2 हाथ सही से नहीं खुल पाते इंसान, बच्चों पे ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना मतलब कोई फैसिलिटीज, कोई कुछ नहीं है, और उस पर ये 2-3 साल की मेहनत पे ये यूपीएससी ऐसे आके पैर धर देता है जैसे कि हम सच में कॉकरोच नहीं। कारण किसका समझते हैं आप? सिस्टम का समझते हैं या ये सबसे मेन कारण तो ये आइडियोलॉजी है, मेन कारण है ये आइडियोलॉजी। फिर उसके, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी ठीक होगी ना, तो आप समझिए कि जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सारे अपने आप ही काम सही करेंगे। उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि ऐसा करना है, तो वो करते हैं। अगर वहीं आप अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर देंगे, वहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो ये काम झक मार के करेंगे ऐसे काम। 2012 से पहले यूपीएससी में पेपर्स हुए, उसमें पहले तो बिल्कुल अच्छा सिलेक्शन हुआ होता था और बिल्कुल एक टनल फ्लो से सिलेक्शन होता था। अब कोई भी बच्चा आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा पेपर बना दे रहा है, साल दर साल ऐसा पैटर्न चेंज कर रहा है यूपीएससी, ना उसका सिलेबस स्पेसिफाई करता है। हम सर ये कह रहे हैं आपसे कि आप बनाइए टफ पेपर, हम टफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेबस स्पेसिफाई कीजिए प्लीज। आपका 20 साल से सिलेबस वही है, 20 साल से वही सेम सिलेबस है। फिर सिलेबस स्पेसिफाई करें। सीसेट दूसरी मेन चीज है, सीसेट, उसको आप वो अब बच्चों का एलिमिनेटर बन गया है, क्योंकि अब वो सिलेक्ट नहीं, वो उसको बोला जाता क्वालिफाइंग पेपर, लेकिन वो भरोसा किस पे करेंगे? जब सरकार ही ऐसी है तो आपकी बात सुनेगा कौन? देखो, मैं आवाज लगा सकता हूँ सर, मैं मानता हूँ धीरे धीरे के बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे ही हुए हैं। चेंज इज द इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ द नेचर। परिवर्तन आएगा, मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूँ, और मैं ऐसे बोलूंगा, लोग ऐसे बोलेंगे, तभी परिवर्तन आएगा। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आपका परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। लेकिन सरकार तो बड़े-बड़े दावे करती है, उसका क्या? वो बड़े दावे दिख रहे हैं ना सर, जीडीपी, इंडियाज जीडीपी, इंडियाज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडियाज ग्लोबल 100 इंडेक्स, आप देख लीजिए ना रैंकिंग, आप सब में रैंकिंग देख लीजिए, परसेप्शन करप्शन इंडेक्स, आप इंडिया की रैंकिंग देख लीजिए। जो मीडिया क्या नाम है, दूसरों की मीडिया पे नजर वो उठाती है सवाल, आपकी रैंकिंग आपकी बता दी जाए ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन, और आपको पता है, लेकिन आप वही वाली बात उन्होंने जैसा बोला, डिल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है, मीडिया सब चलता रहेगा, ये सब
पैसा और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हमारा स्टूडेंट्स का मुद्दा एक ही है कि प्लीज़ सी सेट को एलिमिनेट करें, सी सेट को हटाएं, या फिर उसको एक ऐसा पेपर बनाएं कि आपने जैसा लिख रखा है कि इवन अ 10th क्लास स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो कैन क्वालिफाई दिस पेपर, तो हम भी कर पाएं और 10th क्लास का बच्चा भी कर पाए। मास कम्युनिकेशन कोई भी सवाल आप ऐसे ना डालें, सिलेबस क्या नाम है, लाइन टू द सिलेबस होने चाहिए एवरी क्वेश्चन। लेकिन ये सवाल ऐसे क्या सोच के बनाते हैं, उल्टे सीधे सवाल जो है कोई, क्योंकि इन्होंने हमने इनको आसमान पे चढ़ा दिया ना। आपने देखा होगा इंडिया यूपीएससी इज द सेकंड टफेस्ट एग्जाम इंडिया का, वर्ल्ड का, इंडिया का फर्स्ट है, तो हमने ऐसा बना दिया इनको टफेस्ट बोल के। अब ये कुछ भी बना दे रहे हैं, तो टफ, उसमें टफ के जो मसाला है उसके पीछे दबा देंगे कि टफ है भाई यूपीएससी टफ नहीं। ये इलॉजिकल है, ये एब्सर्ड है, ये इररिलेवेंट है। टफ ये होता है कि बच्चा पेपर दे के आए और घर आके बोले नहीं यार अगली बार से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस मेहनत से काम नहीं बनेगा। ये टफेस्ट है। लेकिन उससे पहले जो है पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन पहले उससे पहले बाहर आ जाता है, फिर उसका भी क्या फायदा? पेपर लीक मैं बताता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, ये आइडियोलॉजी प्रॉब्लम है। आइडियोलॉजी आप समझिए ना, बैक ऑफ द सिस्टम जो चल रही है उसकी प्रॉब्लम है मेन। अगर वो ठीक होगी ना आइडियोलॉजी, नेहरू जी ने, मैं ये नहीं कह रहा प्लीज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक विजनरी लीडर का जस्ट एग्जांपल, नेहरू जी एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, क्यों? क्योंकि उस टाइम लग रहा था पूरा देश तरक्की पे एक आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इनकोस्पार, ये इसरो, क्यों साइंटिफिक रिसर्च क्यों होती है? इंडिया इस टाइम जीडीपी पे कितना खर्च करता है आपको पता है? मात्र 4%, चाइना 20%, अमेरिका 25% अपनी एजुकेशन पे। इंडिया अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करता है? 0.06% ऑफ इट्स जीडीपी। कैन यू इमेजिन? और चाइना 22%, अमेरिका 25-38% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और ये बोला ये आपको भी पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप एक रुपया अगर आप सब्सिडी पे खर्च करेंगे ना, तो वो आपको 0.4 पैसा रिटर्न में देगी, अगर 1 रुपया। सॉल्यूशन क्या है? और अगर आप, मैं पूरी बात कर दूं, और अगर आप 1 रुपया रिसर्च पे खर्च करेंगे तो वो आपको रिटर्न में 11 रुपीज बना के देगी। ये आप अंदर समझिए, क्योंकि आपको देखिए फ्रीबीज वगैरह कितना कल्चर हो रखा है, और आप इसको बंद भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल नरक बना दिया है। इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग, कि वो भुखमरी से भी मर रही है, वो बेरोजगारी से भी मर रही है, वो लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी मर रही है। देखा होगा आपने लखनऊ का, वो दिल्ली मालवीय नगर के जलने के कितने सीन हो रहे थे। आप एग्जाम्स कोई भी कंडक्ट करा रहे हैं, आप ट्रेनों में भीड़ देख रहे होंगे कितनी जाती होगी, कैसे बच्चे भर के जाते हैं एकदम कॉकरोचेस की तरह। लिटरली वी आर कॉकरोचेस। दिस पार्टी इज मतलब ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है, दिस पार्टी जस्टिफाइंग इट्स नेम, कॉकरोच जनता पार्टी, वी आर कॉकरोचेस। लेकिन अगर इस्तीफा मिल भी जाता है तो आपको लगता है कि सिस्टम में बदलाव होगा? इस्तीफा मिलने से लिटरली सच बताऊं कोई बदलाव नहीं होगा। इट्स मतलब इट्स ए आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला मेन जो आइडियोलॉजी है ना उसको बदलना होगा, और उसमें लगेगा टाइम, वो तुरंत नहीं बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं बदलेगा, वो बदलेगा, वो गारंटेड बदलेगा। आज ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें इतना दबाया गया है और अभी दबा ही रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये और आगे बढ़ेंगे और ऊंचे वालों है ना, एंटी नेशनल बता रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं। वही तो दहशतगर्द बता दिया है वो जो सुसाइड्स कर रहे हैं उनको। तो सर सीधी सी बात है, जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये जो लोग हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला था कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उनसे पूछा भी गया था कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया लायक है डेमोक्रेसी के? मैं आपको लिटरल बताऊं, डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर मैच्योर पीपल। अमेरिका को 250 साल लगे थे डेमोक्रेसी को लाने में, 250 साल, 150 साल लगे थे महिलाओं को वोट देने में। क्यों? मैच्योरिटी। डेमोक्रेसी आप समझिए, बच्चों खेलों का ये मतलब हंसी मजाक का खेल है डेमोक्रेसी, सच में मैच्योरिटी का खेल है। आपको दिमाग से पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा नेता चुनना है, किस बेसिस पे चुनना है, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट्स, और उसके बेसिस पे मैं उसको वोट दूंगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करूंगा। युवाओं का जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया है धर्म के मामले में, वही लाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो युवाओं को समझना होगा ना, धर्म के नाम के हमें धर्म के नाम पे बटना है या नहीं बटना है, हमें जाति के नाम पे। वी आर इंडियंस, जैसा कि बोला गया जाता है प्रीएम्बल में भी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ नहीं लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ हिंदू, वी द पीपल ऑफ मुस्लिम्स, वी द पीपल ऑफ ये वो फलाना टिकना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज यूनिटरी बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप, इंडिया इज वन। आपने देखा होगा ना ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वन। आपको ये समझना होगा, आपको इंडियनशिप की भावना लानी पड़ेगी। जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे सब एक है, ऑल होल इंडिया इज वन, कोई बटा हुआ नहीं।
तो ये आपको, ये इनको समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा, बुजुर्गों को समझना, युवा तो समझ जाएंगे, बुजुर्गों को समझना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको उनकी आइडियोलॉजी भी फिक्स हो गई है। लेकिन इसमें आंदोलन में भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि फंडेड है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? फंडेड देख लीजिए आप, कैसा फंडेड है? फंडेड होता तो फंडेड, ये मुझे सॉरी, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है और मुझे नहीं पता है। ऑफेंडेड ये मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल फंडेड है। ये लोग दिल से बुलाए गए लोग हैं, ये पीड़ित आहत हुए लोग हैं, ये बच्चे पीड़ित हुए बच्चे हैं, ये सब अपने अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं, हम अपने मुद्दे लेके आए हैं, अपने मुद्दे लेके, लेकिन सबका एजेंडा एक है, एजुकेशन इज आवर प्रायोरिटी। एजुकेशन ही इस देश को, किसी भी देश को एजुकेशन ही आगे लेके जा सकता है। चाइना क्यों आगे, अमेरिका क्यों आगे? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन। लेकिन हमने और लोगों से बात करी, एक सजेशन निकल गया कि यहाँ पर जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करो, धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे जाके प्रोटेस्ट करो, कुछ प्रभाव पड़ेगा। नहीं, कितना वो मैंने बोला ना, डेमोक्रेसी के अपने कुछ वो हैं, चैलेंजेस हैं, तो ऐसे तो हम नहीं जा सकते किसी के घर पे आगे। लेकिन यहाँ पे जब प्रोटेस्ट की भी एक वो बनाई गई है, तो वहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण, और हम इसको शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे वायलेंस चाहते हैं ना, हम कुछ एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स आके जो माहौल खराब करते हैं, हम नहीं चाहते वो आए। एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसका जो 4-5 दिनों से चलता रहा है, मैं इस प्रोटेस्ट की तो मैं दाद देता हूँ कि 4-5 दिन बिना किसी एक ऐसे असामाजिक तत्व के बिना उसके चला आ रहा है, इतना अच्छा प्रोटेस्ट। क्योंकि आप किसी भी प्रोटेस्ट को देख लीजिए, जैसे 2 दिन टिकता है, 2-3 दिन, उसमें फिर ये नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर असामाजिक तत्व आके बिगाड़ देते हैं, और फिर पुलिस आके अपना डंडा चला देती है प्रोटेस्ट का। पुलिस आपका समर्थन कर रही है? पुलिस तो सर स्टेट का समर्थन करती है। पुलिस इज अ स्टेट। पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको राइट है वायलेंस करने का। हम आपको राइट नहीं है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है पुलिस को वायलेंस करने का, सिटीजन्स के खिलाफ। आप समझ रहे हो ना कि ये इनके पास राइट है डिटेन करने का, है ना? तो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये है हाथ जोड़ने वाला, वही हम कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं।